अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7B है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास टॉपिक है। इसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी करना है और इन पांचों प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इनको पढ़ने और याद करने का तरीका इस तरीके से रहेगा कि आप लोगों ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना है, इसके बाद इसकी एग्जांपल कंसीडर की जाएगी अगर दी हुई है, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके ट्रेंड को, यानी इसका ट्रेंड पीरियड में क्या है और ग्रुप में क्या है। आइदर ये पीरियड में इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है या सेम रह रहा है ये प्रॉपर्टी जो है, और बिल्कुल इसी तरीके से ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या है, ये इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है या सेम रहती है। इसके अलावा फिर आप लोग इसके रीज़न्स भी स्टडी करेंगे कि अगर ये ग्रुप में इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, अगर ये पीरियड में इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। हम ये सब जो है इन टॉपिक्स में आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में बताया गया कि हमें ये चीज़ मालूम है कि एटम का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और हम इसको नेकेड आई यानी सादी आँख से नहीं देख सकते, बल्कि हम इसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इसका साइज़ जो है ना वो मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसे टाइम पे एक चीज़ का तखमीना यानी आइडिया लगा लेते हैं कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप में है और जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। Half of the distance between the nuclei of two bonded atom is referred as the atomic radius of the atom। तो अब उन्होंने यहाँ पे atomic radius की क्या डेफिनेशन बताई है कि जो दो हमारे पास न्यूक्लियस हैं एक दूसरे के साथ टच हुए हुए एटम्स के, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से टच हुए हैं और ये ब्लैक डॉट्स जो हैं ये इसके क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। जब हमने इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को मेजर किया तो ये क्या है 154 पिकोमीटर। आप इस डिस्टेंस को जब हाफ करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एटॉमिक रेडियस आ जाता है। आपको एग्जांपल में भी यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि 154 पीएम, ये पीएम जो है ये है पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर जो है वो डिस्टेंस है दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान, और जब हमने इसको हाफ किया तो ये 77 पिकोमीटर बना जो कि इसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। आ जाते हैं इसके ट्रेंड की तरफ। When we move from left to right in a period, although atomic number increases, yet the size of atom decreases gradually। हम जैसे जैसे पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की साइड पे, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन एटम का जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, यानी लेफ़्ट से राइट जो है वो एटम का साइज़ डिक्रीज़ होगा। इसकी वजह यह है, इट इज़ बिकॉज विद द atomic number the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus, but on the other hand addition of electron take place in the same valence shell, that is shells do not increase। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है कि शेल में न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन एक ही वैलेंस शेल में ऐड हुए जाते हैं। इसकी वजह से प्रोटॉन्स जो हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और ऐसे टाइम पे हमारे एटम का जो साइज़ है वो सुकड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटोन। ये देखें इफेक्टिव चार्ज का जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव चार्ज का मतलब कि जो चार्ज आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर अफेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या बाकी शेल्स के इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से खींच रहे हैं हम उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। तो वो उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ खींच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एटम का साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है। दिस फोर्स पुल डाउन और कॉन्ट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियस की तरफ जो आउटर मोस्ट शेल है हमारा वो खींच जाएगा। फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज इन पीरियड 2 डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू नियोन विच इज़ 152 पिकोमीटर टू 69 पिकोमीटर। अब आप ये सेकंड पीरियड हमें दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पहला एटॉमिक रेडियस 152 है, फिर 113, 88, 77, 75, 73, 71 और 69, यानी ये 152 से डिक्रीज़ होके 69 तक आ गया। तो इसमें ट्रेंड का हमें क्या मालूम हुआ कि ये डिक्रीज़ होता है पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, और रीज़न क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है हमारे पास, वो फोर्स जो कि प्रोटॉन्स लगा रहे हैं हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर।
ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है साइज ऑफ एटम्स और देयर रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इट इज बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड व्हिच डिक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब हम पीरियड में मूव करते हैं, यानी हम टॉप से बॉटम की तरफ जब आएंगे, तो हमारा एटॉमिक साइज जो है वो, या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं लिथियम का 152 है, फिर सोडियम Na 186, K 227, Rb 248 और Cs 265, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और इसकी वजह उन्होंने क्या बताई है कि हमारे पास इसकी इंक्रीज होने की वजह यह है कि हमारे जैसे ही हम अगले ग्रुप में मूव करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के शेल जो हैं वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही शेल ऐड होता है एटम का साइज जो है वो इंक्रीज करता जाता है। इसके बाद उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में ये चीज़ बताई है कि ये जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बीच में देखते हैं कि वो प्रॉपरली इंक्रीज ही नहीं कर रहा होगा, कहीं पे डिक्रीज भी कर जाएगा। इसकी वजह वही हमारे पास आ जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये ज़्यादातर देखा किस सीरीज़ में जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ जो है ये इफ़ेक्ट जो है वो शो करती हैं। मतलब कि इनमें जो हम जब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो ऐसे हमें एक कंटिन्यूस मैनर इस वजह से नज़र नहीं आता कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये चीज़ मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन की कि हमारे पास जो इनर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो फोर्स लगाते हैं बाहर के मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन पर। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। और फिर क्या होता है कि जो हमारे पास, क्योंकि एक से ज़्यादा शेल्स मौजूद होते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के प्रोटॉन के दरमियान दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ऐसे टाइम पे जो सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरीके से, अगर आप दो मैग्नेट्स को आपस में अट्रैक्ट करवा रहे हैं और बीच में अगर आप कोई वुडन का पीस रख देते हैं या कुछ और स्ट्रिप्स वगैरह रख देते हैं, ऐसे टाइम पे जो दोनों मैग्नेट्स की अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसकी अट्रैक्शन नए वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा हो जाएगी और बाहर वाले या पुराने वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। As a result, valence electron experience less nuclear charge than that of the actual charge, which is called effective nuclear charge. और इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उस पर फोर्स कम लगेगी प्रोटॉन की, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे प्रोटॉन की फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी अट्रैक्शन की, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। अब ये जो इफेक्ट है, यानी जो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को शील्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हम इस इफेक्ट को नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का नाम। With increase of atomic number, the number of electron in an atom also increases, that results in increases of shielding effect. जिस तरीके से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और एज अ रिज़ल्ट ये एक दूसरे के रास्ते में भी आते हैं और एक दूसरे के लिए शील्डिंग इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में मौजूद होंगे ये एक दूसरे पर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये दो अलग शेल में मौजूद होंगे तब ये एक दूसरे पर इनके रास्ते में बीच में आकर एक दूसरे पर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ग्रुप में जो है वो इंक्रीज करता है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम देन अवे फ्रॉम सोडियम। और यही वजह है कि हम पोटेशियम में से बाहर के इलेक्ट्रॉन निकलवा लेते हैं और सोडियम में से जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकलवाना निस्बतन मुश्किल होता है। इसकी वजह क्या है कि हमारी जैसे ही न्यूक्लियर ने जो फोर्स बाहर के इलेक्ट्रॉन पे लगाई है उसके दरमियान दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम हो गई और फिर हम क्या है आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को निकलवा लेंगे। सिमिलरली द शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज इन अ पीरियड इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन हम अगर पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी।
और इसकी वजह एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ऐसी एनर्जी जो हमें चाहिए हो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए, उसके आइंस बनाने के लिए, हम ऐसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं वो एनर्जी जो किसी भी गैसियस एटम के आइंस बनवा दे, उस हम एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेस इफ देयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर हम उसको रिमूव करवाएंगे तो जो एनर्जी इस्तेमाल होगी या रिक्वायर्ड होगी, चाहिए होगी, हम उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करवाया तो वो Na पॉजिटिव बन गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो गया। अब हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी इस्तेमाल हुई, यानी डेल्टा H हमें जो इस्तेमाल हुआ, यानी आप हीट के फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है 496 किलो जाउल पर मोल। आपने इतनी एनर्जी दी है, आपने ये एनर्जी वैल्यूज MCQs के लिए याद रखनी है। बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दे कैन बी रिमूव one by one, providing more and more energy, such as group 2 and 3 element have more than one electron in their shell, therefore they will have more than वन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़। और अगर एक शेल में, वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मिसाल के तौर पे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो आप जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते जाएंगे तो उसकी एनर्जी भी जो है वो आप नंबर देते जाएंगे। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड करवाया तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड करवाया तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हमारे पास है इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। इसकी वजह यह है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में इस वजह से इंक्रीज़ करती है कि एक तो हमारे पास एटम का साइज़ जो है वो कम होता है, हमने अभी पढ़ा एटम का साइज़ जो है वो पीरियड में डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर प्रोटॉन का होल्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। किस वजह से? अभी मैंने आपको मैग्नेट की एग्जांपल दी थी कि अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब होंगे तो उन पर फोर्स भी ज़्यादा लग रही होगी। तो एटम का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के करीब रहेंगे और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स भी प्रोटॉन की जो है वो ज़्यादा लगेगी। फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की बात हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू दोज ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और फिर वही चीज़ बताइए कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स होंगे, यानी हम जब लेफ़्ट साइड से मूव करेंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और फिर जैसे जैसे हम मूव करके राइट साइड तक जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है पीरियड में। आप ये लिथियम की देखें Li520, Be899 और फिर इस तरीके से फर्दर सो ऑन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जो है वो डिक्रीज़ करती है और इसकी वजह क्या है वो हम अभी स्टडी कर लेते हैं। As we move down the group, more and more shells lie between the valence shell and the nucleus of the atom. These additional shells reduce the electrostatic force by the electron present in the outermost shell. और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पीरियड जैसे ही हम ग्रुप में मूव करते हैं एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ करता है, बढ़ जाता है। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। मैग्नेट वाली एग्जांपल को रिकंसीडर कीजिए कि डिस्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम होगी और जब अट्रैक्शन कम होगी तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रॉन निकलवाना जो है वो आसान हो जाएगा, यानी आप कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। रिजल्टेंटली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन अवे ईजीली। आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकलवा लेंगे। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और आयनाइजेशन एनर्जी इसी वजह से जब आप ग्रुप में मूव करते हैं तो डिक्रीज करती है, यानी आपको कम एनर्जी में आपका जो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं लिथियम को 520 की एनर्जी चाहिए और Na सोडियम को 496 की, पोटेशियम को 419 की और Rb को 403 और Cs 377, यानी आप ये खुद देख सकते हैं कि ये डिक्रीज कर रही है वैल्यू। इसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
ऐसी एनर्जी जो रिलीज़ हो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है, यानी वैलेंस शेल में जब कभी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ऐसे टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी हम उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देंगे। आइए इसका भी ट्रेंड जो है वो स्टडी करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने याद रखना है कि मिसाल के तौर पे ये फ्लोरीन है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये F नेगेटिव बन गया। इसको जो हीट इसने रिलीज़ की है वो कितनी होगी, 328 किलो जाउल पर मोल। ये जो हीट रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर, हम इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। अफिनिटी मींस अट्रैक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन। एनाइन बनाने की जो टेंडेंसी होगी एटम की, हम उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एटम होता है, यानी नेगेटिव चार्ज एटम बनाने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ -328 किलो जाउल पर मोल। और आपने जैसा कि अभी फ्लोरीन की इक्वेशन में ये चीज़ पढ़ी कि उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी चाहिए होती है, 328 किलो जाउल पर मोल। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीज 328 किलो जाउल ऑफ एनर्जी, और 1 मोल फ्लोरीन का जो है वो 328 किलो जाउल एनर्जी रिलीज़ करता है ताकि एक फ्लोराइड आयन जो है वो बन जाए। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजिंग इन अ पीरियड, आपकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो एक पीरियड में इंक्रीज कर रही है, -60, फिर उन्होंने कहा <0, फिर -29, -122, 0, -141, -328, यानी ये इंक्रीज कर रही है पीरियड में। इसके बाद हमारे पास रीज़न क्या है, द रीज़न फॉर दिस इंक्रीज इज़ द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज इन अ पीरियड। वजह इसकी क्या होती है कि एटम का जो है वो साइज डिक्रीज करता है पीरियड में, हम पढ़ चुके हैं। एज अ रिजल्ट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, दैट मीन्स अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। और क्योंकि वही चीज़, आप हर चीज़ को उसी से रिलेट किया जा रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो होल्ड एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपकी जो है वो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज होगी। In a group, electron affinity values decreases from top to bottom because the size of atom increases down the group। और जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज करती है, और इसकी वजह क्या है, एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है, और एटम का साइज इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, पुअर अट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से कम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, एज अ साइज ऑफ आयोडीन एटम इज बिगर देन क्लोरीन, आयोडीन का साइज जो है वो क्लोरीन से बड़ा है, इट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लेस देन आयोडीन। तो इसी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो आयोडीन से कम होगी। आप टेबल में देख सकते हैं, फ्लोरीन की -328 है, क्लोरीन की -349, और ब्रोमीन की जो है वो -325, और इसी तरीके से फर्दर सो ऑन। तो यहाँ पे नतीजा क्या निकल रहा है हमारे पास कि इट विल बी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल इंक्रीज इन अ पीरियड एंड इट डिक्रीज इन अ ग्रुप। और रीज़न हर किसी का वही रिलेट कर रहे हैं हम कि साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करने पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो ये खींचने की जो सकत है, ये ताकत है, ये पावर है, हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। The trend of electronegativity is same as of ionization energy and electron affinity। और इसका भी जो ट्रेंड है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी से मिलता जुलता ही है। मतलब कि ये ग्रुप में जो है वो डिक्रीज करेगी और पीरियड में जो है वो इंक्रीज करेगी। इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज हायर इफेक्टिव चार्ज शॉर्टन्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पीरियड में इंक्रीज करती है, वजह वही कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पे होल्ड जो है वो ज़्यादा बन जाती है। दिस इन्हांसेस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही चीज़ के इलेक्ट्रॉन पर
होल जो है वो ज़्यादा आ जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ ग्रुप 2 आर एज फॉलो, और आप वैल्यू देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि Li की 1.0 है और फिर ये इस तरीके से इंक्रीज़ होकर फ्लोरीन F की जो है वो 4.0 बन रही है। ये इंक्रीज़ हुई है किसमें, पीरियड में। इट जनरली डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ये ग्रुप में डिक्रीज करेगी उसी तरीके से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के तरीके से। दस अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन्स, यानी कि जो हमारी अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ ग्रुप 17 आर प्रेजेंट हेयर, और ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ दी हुई हैं एफ की 4.0, और ये आप देखते जाएंगे कि ये फर्दर सो ऑन डिक्रीज़ कर रही है 3.2 और 3.0। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इन टॉपिक्स को बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है, आपने इसके ट्रेंड्स भी अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आप लोगों के स्कूल नोट्स में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लोग आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपके चैप्टर में मुख्तलिफ टेस्ट योरसेल्फ के बॉक्सेस दिए होते हैं, वो भी आपके नोट्स में सॉल्व हुए हुए मौजूद हैं, उनको भी अच्छे से तैयार कीजिए। अपने पेपर्स के लिए अपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।